Hello friends, hope you are enjoying all the sessions of this 3 days disaster management preparedness e-workshop. Friends, since from 27 of this June 2020, we are discussing various issues, various concepts regarding disaster management. Now in this lecture, I am telling you very important aspect which is related to again a saving of life. Friends, we are talking about cardiopulmonary resuscitation. कार्डियोपल्मोनरी रेसुसाइटेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम लोग पुनर्जीवित करना कहते हैं। मृत्यु क्या होती है? What is death? When there is arrest of respiration, that is breathing stop, breathing बंद हो जाती है, जो पल्स होती है, पल्स बंद हो जाती है, ये दो सिचुएशंस अगर हमारे सामने होती तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये मृत्यु है। Now can we take back pulse? Can we take back breathings? Yes, we can. The process which is adopted to again start for the breathing and pulse mechanism, and that is called as cardiopulmonary resuscitation. Friends, let us look over this cardiopulmonary resuscitation. Again, I welcome all of you, and I hope in the next 15 to 20 minutes you are going to get a very good concept how to save a life. कार्डियोपल्मोनरी रेसुसाइटेशन क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हार्ट, उसका काम है पंपिंग करना, जिसकी वजह से पल्स जो होती है वो पल्सेस चलती है। लंग का काम है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जिसकी वजह से ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए, वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से पल्स का काम करना भी बंद हो जाता है। जब पल्स बंद होती है, जब ब्रीदिंग बंद होता है, फिर भी हार्ट जो होता है वो कुछ समय के लिए काम करता होता है। हम लोग कहते हैं कि जब रेस्पिरेशन और कार्डियक अरेस्ट दोनों एक साथ काम करना बंद कर देते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं क्लिनिकल डेथ। इससे पहले के लेक्चर में हमारे स्टूडेंट और जो रिसोर्स पर्सन है अक्षय घोपे, उन्होंने बताया कि हाउ देयर इज अरेस्ट इन कार्डियक, हाउ कार्डियक अरेस्ट ऑकर्स। क्लिनिकल और बायोलॉजिकल, ये दो टाइप के डेथ है। क्लिनिकल डेथ इज रिवर्सिबल, बायोलॉजिकल डेथ इज एट ऑल नॉट रिवर्सिबल। लेट अस सपोज ब्रीदिंग स्टॉप होना और पल्स बंद होना, ये दो चीजें होती है तो हम लोग उसको डेथ कहते हैं, उसको क्लिनिकल डेथ कहते हैं। क्लिनिकल डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद में भी हार्ट फंक्शन कर सकता है। हम लोग जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, जो कि 4 से 6 मिनट का होता है, लगभग 8 मिनट तक, अगर इस समय हम प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर हम लोग प्रॉपर कंप्रेशन दे, तो जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शनिंग, हार्ट का मैकेनिज्म फिर से अच्छी तरह से स्टार्ट हो सकता है। लेट अस सपोज ये गोल्डन टाइम के बाद आप ट्राई करते हैं तो इसके बाद में डैमेज टिश्यूज को शुरू हो जाता है और उसको हम लोग बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। एंड बायोलॉजिकल डेथ एट ऑल इज नॉट reversible, it is irreversible.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन क्या है, हम लोग क्या करते हैं। मैंने कहा कि पुनर्जीवित करना, बट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन सीपीआर व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग सीपीआर, it is nothing but it is the combination of compression of the chest and artificial ventilation that we are giving, which lead to revive person and it prevents biological death. अगर हम लोग प्रॉपर कॉम्प्रेशन देते हैं, अगर हम लोग प्रॉपर वेंटिलेशन देते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग बायोलॉजिकल डेथ उसको रोक सकते हैं। हम लोग पर्सन का जो विक्टिम है उसका हार्ट और लंग उसको वर्किंग रख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट इज इट शुड बी डन विद इन दैट गोल्डन पीरियड। इसलिए जल्द से जल्द इस तरह की केस आपके सामने अगर दिखाई देती है तो इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करना होगा। नो प्रिपेयरिंग फॉर सीपीआर, अगर हम लोगों को सीपीआर देना है तो उस चीज के लिए क्या जरूरत है, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं हम। नाउ बिफोर प्रोवाइडिंग सीपीआर यू मस्ट डिटरमाइन अनरिस्पॉन्सिवनेस, ब्रेथलेसनेस एंड पल्सलेसनेस। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को जान लेना है कि क्या वो सच्ची में अनरिस्पॉन्सिव है, उसके ब्रीदिंग बंद हो चुके हैं, उसके पल्सेस बंद हो चुके हैं, ये चीज देखना है, जिसको हमने असेसमेंट में इसके पहले लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा है। इसके बाद में जैसे ही एस्टेब्लिश हो जाता है अनरिस्पॉन्सिवनेस, इमीडिएटली आपको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, जिसको हम लोगों ने पहले देखा है कि 108 पर हमको कॉल करनी है, और 108 पर कॉल करने के बाद में हम लोगों को वहां इन्फॉर्म करना है कि किस जगह पर यह घटना हुई है और जल्द से जल्द किस तरह की आपको हेल्प चाहिए, ताकि नज़दीक जो भी एम्बुलेंस होगी, जो भी मेडिकल सर्विसेज होंगे, वो आप तक पहुंच सके। उसके बाद में हम लोगों को चेक करना है CAB, ABC यहां पर लिखा है, बट CAB हम लोगों को चेक करना है। गो फॉर CAB। C फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन हम लोगों को चेक करना है, हम एक एक डिस्कस करेंगे। एडल्ट के लिए सर्कुलेशन चेक करना है तो हम लोग कैरोटिड आर्टरी को प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज क्वाइट इजीली गेटेबल। जो असेसमेंट में आपने पढ़ा, ये एग्जैक्टली गर्दन के पास में जो कैरोटिड पल्स है, वहां पर आप अपने 2 फिंगर्स लगाएंगे और वहां पर चेक करेंगे। उसके बाद में आप लोग एयरवे चेक करेंगे। इफ सपोज जॉ लॉक है, एयरवे ओपन नहीं है, तो उसको ओपन करेंगे। इसके पहले आपने 2 मेथड्स देखे हैं, हेड टिल्ट चिन लेफ्ट मेथड, इससे हम लोग एयरवे ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद में जॉ थ्रस्ट मेथड, वो भी एक है जो हम लोग यूज कर सकते हैं एयरवे ओपन करने के लिए। सो एक्टिवेट EMS, और उसके बाद में हम लोग सर्कुलेशन चेक करेंगे, हम एयरवे चेक करेंगे, और LLF लुक लिसन फील, ये देखिए, लुक, सुनिए एंड देन फील वेदर अनरिस्पॉन्सिवनेस वहां वो विक्टिम है, ये चेक करना है। इसके बाद में उसके सच्ची में पल्सेस बंद हो चुके हैं, उसके बाद में ब्रीदिंग स्टॉप हो चुकी है, ये चेक करना है हमको। दिस विल बी योर प्रिपरेशन। Now CPR, as I said, it is combination of compression and ventilation. तो सबसे पहली चीज हम लोगों को पेशेंट को उसको पोजीशन में लाना है, उसको ठीक ढंग से हार्ड सरफेस पर रखना है। रखने के बाद में हम लोगों को पेशेंट का चेस्ट जो है उसको एक्सपोज करना है और खुद को पोजीशन में लाना है, ताकि हम उसको कंप्रेशन दे सके, हम उसको वेंटिलेशन दे सके, हम उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे सके। इस चीज के लिए यू योरसेल्फ immediately get into the position. As I said earlier that we have only 4 to 6, maximum 8 minutes. In that golden period we have to perform all these activities. Now see this,
देयर आर 2 साइकिल्स, एक 1 रेस्क्यूअर है, एक 2 रेस्क्यूअर। 1 रेस्क्यूअर का मतलब होता है कि एक आदमी ऑपरेट करेगा और एक आदमी वो खुद CPR देगा, अकेला ही, खुद ही कंप्रेशन, खुद ही वेंटिलेशन, सारी प्रोसेसेस खुद ही करेगा, खुद ही EMS को एक्टिवेट करेगा, एंड ऑल दिस थिंग as far as per the protocol, as per the procedure. Now first figure, it shows that check whether responsive or unresponsive. उसके बाद में कैरोटिड पल्स एडल्ट में इस तरह से चेक करते हैं, वहां पर 2 फिंगर्स रखे, पल्स है प्रेजेंट और नॉट, ये चेक कर रहे हैं। इसके बाद में गेट इनटू द पोजीशन, सबसे पहले चेस्ट जो है उसकी ओपन करना है, चेस्ट ओपन करके एग्जैक्टली हमको लोकेट करना है कि कहाँ पर आर्म हमारे रखना है, कहाँ पे हम लोगों को कंप्रेशन स्टार्ट करना है, बिकॉज you have to draw imaginary line between these 2 nipples, and exactly at the center you have to keep your arms, you have to keep your hands, and then you have to start for the compression. Now this is nothing but a mechanism how you have to locate, how you have to get in position. Either draw imaginary line from the 2 nipples and put your hands exactly in the center, or from the xiphoid process जो कि स्टर्नम खत्म होने के बाद में थोड़ा सा नरम सा जो बोनी पोर्शन लगता है उसको xiphoid प्रोसेस कहते हैं, वहां पर 2 फिंगर्स रखिए, उसके बाद में फिर अपने हैंड्स को रखिए जैसे फिगर में दिखाया गया है, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर द कंप्रेशन। एडल्ट की डेफिनेशन हम लोगों को पता है, 9 ईयर्स एंड अबोव। हम इन्फेंट में अलग तरह का CPR होगा, चाइल्ड में अलग तरह का CPR होगा, और एडल्ट में अलग तरह का CPR होगा, ये ध्यान में रखना है हमको। नाउ हाउ यू आर गिविंग CPR टू द एडल्ट? जब हम लोग कंप्रेस करेंगे एट दैट टाइम कंप्रेशन 4 से 5 सेंटीमीटर इतना कंप्रेस होना चाहिए जब हम लोग उस स्टर्नम को प्रेस करेंगे। कंप्रेशन इतने फास्ट होने चाहिए कि पर मिनट, 1 मिनट में 80 से 100 इतना कंप्रेशन रेट होना चाहिए। वेंटिलेशंस जब हम लोग देंगे तो 1.5 to 2 सेकेंड इतना वेंटिलेशन हमको देना है। पल्स, कैरोटिड पल्स हम लोगों को लोकेट करना है और 30 टाइम्स कंप्रेस करना है, एंड इमीडिएटली 2 रेस्क्यूअर ब्रीदिंग हमको से उस विक्टिम को देना है। नाउ CPR चेस्ट कंप्रेशन, अगर हम लोग बात करते हैं इन्फेंट की, so you have to locate your fingers like this on the sternum, and then you have to begin compression. चाइल्ड जिसको हम लोग कहते हैं 1 से 8 इयर्स ऑफ एज, एग्जैक्टली एडल्ट को जिस तरह से हम CPR देंगे वैसा ही प्रोसेस हमको यहाँ फॉलो करना है, बट डिफरेंस इज दैट कंप्रेशन डेप्थ यहाँ पर थोड़ी कम होनी चाहिए। वहां पर 4 से 5 सेंटीमीटर का था, यहाँ पर 3 से 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कंप्रेशन रेट जो होता है इट इज सेम एज एडल्ट, वहां पर जिस तरह से हम लोग 80 to 100 पर मिनट देते हैं वैसा ही होना चाहिए। वेंटिलेशन लगभग सेम, हमको 1 to 1.5 सेकेंड का वेंटिलेशन। यहाँ पर भी चाइल्ड और एडल्ट में हम लोगों को कैरोटिड ही लोकेट करना है, और रेस्क्यू साइकिल भी हम लोग जिसको कहते हैं कि इट शुड बी 30:2, इतना ही रेस्क्यू साइकिल। इन्फेंट में किस तरह से CPR दिया जाता है? नाउ लेट अस लुक ओवर दैट। लगभग 1 ईयर तक की एज या फिर इसके अंदर जिसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट, हमने इन्फेंट यानी कि 1 ईयर तक, इसके बाद में 1 ईयर से लेकर 8 ईयर तक, और 9 ईयर एंड अबोव जिसको हम लोग एडल्ट में काउंट करते हैं। सो डेफिनेटली CPR इन इन्फेंट, चाइल्ड एंड adult, it differs in the compression, differs in the rate of ventilation, differs in many aspects.
नाउ इन इन्फेंट्स कॉम्प्रेशन डेप्थ जो होनी चाहिए वो 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर इतना ही होना चाहिए। इन्फेंट में 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर, चाइल्ड में हम लोग जो कॉम्प्रेशन दे रहे हैं वो 3 to 4 एंड इन एडल्ट्स 4 to 5 सेंटीमीटर, इस तरह से। डेफिनेटली कॉम्प्रेशन रेट लगभग सेम ही होगा, वहां पर 80 to 100 और यहां पर कम से कम 100 पर मिनट कंप्रेस हमको उसके चेस्ट को करना है। वेंटिलेशन 1 to 1.5 सेकेंड इतना वेंटिलेशन देना है। एंड पल्स लोकेशन जो है कैरोटिड को भी कर सकते हैं, बट ब्रैंकियल आर्टरी, ब्रैंकियल जिसको हम लोग कहते हैं बाहु रीजन में उसको लोकेट करके हम लोग पल्स का लोकेशन देख सकते हैं, पल्स देख सकते हैं whether it is working or not. A rescue cycle same as just like in adult and in child. CPR हमको कब नहीं देना है, when not to begin CPR. अगर रिगर ऑब्वियस मॉर्टल वाउंड वहां पर अगर हम लोगों को दिखाई देता है, जिसको हम लोग नश्वर घाव कहते हैं, इस तरह की चीज दिखती है तो वहां पर हम CPR नहीं देना है। रिगर मॉर्टिस यानी अगर कठोरता जैसा हमको वहां पर लगता है तो वहां पर हमको CPR देना नहीं है। अगर लेट अस सपोज बॉडी सड़ गई है तो हमको वहां पर CPR नहीं देना है। लिविडिटी यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉडी के कलर चेंज होना, बहुत ज्यादा कलर चेंज हम लोगों को दिखता है, तो ऐसे समय में हमको CPR नहीं देना है। जस्ट बर्थ हुआ है और लेट अस सपोज इस तरह की कंडीशन है, लेट अस सपोज ब्रीदिंग नहीं है, पल्स नहीं है, तो वहां पे भी हम CPR नहीं देंगे। और कुछ लोकल चीजें जो आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं देना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो वहां पर आप उसको डिनाई कर सकते, नहीं दे सकते हैं। When we are giving CPR, there are many complications may arise. बहुत सारे complications वहां पर हो सकते हैं। Let us suppose हम लोगों को compression देना है, that means what? We have to press on the sternum. Sternum, it is hard part which joins the ribs. Let us suppose sternum में अगर fracture है तो ऐसे समय में ये complications create कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग जिसको कहते हैं pneumothorax condition, let us suppose जो लंग्स है, लेट अस सपोज वो थोड़े डिस्टर्ब हुए, तो ऐसे समय में हम लोगों को CPR दे सकते हैं, बट दिस में क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। हीमोथोरैक्स कट्स अगर है लंग्स में तो ऐसे समय में हमको प्रॉब्लम होगी। लैसरेशंस इन द लीवर में अगर लेट अस सपोज लैसरेशंस हमको दिखाई देते हैं तो ऐसे समय में हमको CPR देने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। नाउ प्रॉब्लम्स और रिजल्ट्स यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज मिस्टेक इन परफॉर्मिंग CPR दैट में लीड टू द डेथ ऑफ दैट विक्टिम। अगर हम लोग मिस्टेक करते तो जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। हमारे पास समय बहुत कम है, हम लोगों को 5 से 6 मिनट के अंदर, यानी कि लगभग 6 मिनट हमारा गोल्डन पीरियड है, इस फेज में हमको CPR परफॉर्म करना है। लेट अस सपोज पेशेंट को हार्ड सरफेस पर लिटाया नहीं गया है तो कॉम्प्रेशन प्रॉपर नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि पेशेंट विक्टिम जो है वो हार्ड सरफेस पर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही पेशेंट होना चाहिए। लेट अस सपोज अगर उसका हेड रीजन विक्टिम का अगर ऊपर साइड में हो तो वहां पर इमीडिएटली ब्लड जो ब्रेन की तरफ है वो ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाएगा, एंड दैट में क्रिएट प्रॉब्लम टू टेक बैक पल्सेस। लेट अस सपोज एयरवे ठीक ढंग से ओपन नहीं हुआ है, सो दैट में अगेन क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों को कंप्रेस करना है, उसके बाद में वेंटिलेट करना है, ब्रीदिंग देना है आर्टिफिशियल। तो ऐसे समय में एयरवे का ओपन होना बहुत जरूरी है। जो भी मेथड आप एडॉप्ट कर रहे हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड है या फिर जॉ थ्रस्ट मेथड है, उसके बाद में ठीक ढंग से हमको एश्योर करना है।
incomplete seal around the patient's mouth and nose when you are giving breathing at that time. अगर ठीक ढंग से सील नहीं हुआ है properly, let us suppose आप ब्रेथ नहीं कर पा रहे आर्टिफिशियल, so that may create problem. वेंटिलेशन ठीक ढंग से नहीं होगा. Nostrils are not completely pinched and the patient mouth is not fully open during mouth to mouth ventilation. जब हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे एट दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि हम लोगों को नॉस्ट्रिल्स यानी नाक जो है वो बंद करना है. इन्फेंट में हम लोग जब उसको ब्रीदिंग देंगे आर्टिफिशियल, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, nose and mouth has to be covered by your mouth when you are providing artificial breathing. ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है क्योंकि लेट अस सपोज हार्ड सरफेस नहीं है, एयरवे ठीक ढंग से ओपन नहीं है, ठीक ढंग से सील माउथ नहीं हो रहा है बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, पेशेंट विक्टिम की डेथ हो सकती है, प्रॉपर सीपीआर नहीं होगा, वेंटिलेशंस प्रॉपर नहीं होंगे, इफेक्टिव कुछ भी काम नहीं रहेगा. इसलिए हम लोगों को ये सारी चीजों की केयर लेना बहुत जरूरी है. When you are taking position, जब आप पोजीशन लेते हैं एट दैट टाइम आपके हाथ ठीक पोजीशन में होने चाहिए. अगर आपके आर्म्स ठीक ढंग से पोजीशन में नहीं होते हैं, प्रॉपर नहीं होते हैं, तो ये फ्रैक्चर कर सकते हैं बोन्स को, यानी कि स्टर्नम फ्रैक्चर कर सकते हैं, रिब्स फ्रैक्चर कर सकते हैं, और वो जो रिब्स या फिर बोन्स जो है दैट में डैमेज टू द हार्ट और उसको इंज्योर्ड कर सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट डेथ ऑफ दैट विक्टिम मे ऑकर नॉट ड्यू टू इट्स प्रॉब्लम बट ड्यू टू रॉन्ग सीपीआर. कॉम्प्रेशन टू डीप और टू फ्रिक्वेंट, ज्यादा डीप भी कॉम्प्रेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में हमको व्हाई वी आर गिविंग compression we are giving so that blood should be pumped. So that's why you should take care when you are performing in infant, in child, in adult. At that time proper compression rate should be there. प्रॉपर कॉम्प्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो होना चाहिए. अगर ये प्रॉपर नहीं होता है तो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कर रहा है आर्टिफिशियल वो प्रॉपर ठीक ढंग से पहुंचेगा नहीं, एंड दैट में अगेन क्रिएट प्रॉब्लम. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग सीपीआर इट शुड नॉट बी इंटरप्टेड. एक बार आप सीपीआर स्टार्ट करते हैं तो उस पर ही ध्यान देना चाहिए, बीच में इंटरप्शन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए. इंटरप्शन तभी हो या फिर आप तभी कॉम्प्रेशन से रुकते हैं जब आप पल्स चेक कर रहे हो, जब आप वेंटिलेशन दे रहे हो, एट दैट टाइम इट्स ओके, बट इट शुड बी फॉर फ्यू सेकंड्स. कहां इंटरप्शंस आते हैं? व्हेन यू आर मूविंग द पेशेंट ऑन द स्ट्रेचर, when you are unloading the patient onto the ambulance, move the patient down a flight or stairs or through a hallway. एक जगह से दूसरी जगह पर, हॉल से या फिर कई बिल्डिंग से हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं. Now when you are giving CPR you must take care that proper CPR should be given in proper ratio. I will discuss all the facts by explaining the CPR in the adults. सबसे पहली चीज हमको जो करनी है, एस्टैब्लिश अनरेस्पॉन्सिवनेस. चेक करिए अनरेस्पॉन्सिवनेस. EMS को एक्टिवेट कर दीजिए 108 पर कॉल करके. इनिशियल असेसमेंट कर लीजिए, पहले सर्कुलेशन चेक कर लीजिए, एयरवे एंड देन ब्रीदिंग चेक कर लीजिए. एयरवे ओपन नहीं है तो उसको ओपन कर दिया जाए. देन गिव 2 ब्रेथ्स, उसके बाद में 2 ब्रीदिंग देने चाहिए. उसके बाद में चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं है देख लीजिए. देन कैरोटिड पल्स को लोकेट कीजिए, उसको चेक कीजिए. प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीदिंग. नो पल्स, अगर कोई पल्स आपको उसके बाद में नहीं मिलती है तो इमीडिएटली गो फॉर चेस्ट कॉम्प्रेशन. दैट मीन्स व्हाट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल गो
C, unresponsiveness, and then just activate EMS. After activating EMS, start for CPR. आपको CPR को start करना है. After 3 cycle, जब हम we are giving 30 chest compression and 2 rescue breathing, 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद में check for the pulse. If there is no pulse, then continue the process of compression and artificial breathing. One rescue cycle, it means एक ही व्यक्ति वो उसको पल्स भी देख रहा है, उसके बाद में कॉम्प्रेस भी कर रहा है और ब्रीदिंग भी दे रहा है. 2 rescue cycle, it is same, but one has to handle half portion and one has to handle half portion. That means unresponsiveness चेक करना, इनिशियल असेसमेंट, ओपन एयरवे करना, उसके बाद में चेस्ट राइज वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है ये सारी चीज देखना, उसके बाद में कैरोटिड पल्स को लोकेट करना, चेक करना. वो पहले रेस्क्यूअर का होगा यानी पहले आदमी का काम होगा, जो दूसरा होगा सेकेंड होगा, उसका पल्स नहीं है, जैसे ही वो बोलता है कि नो पल्स, तो इमीडिएटली चेस्ट कॉम्प्रेशन को स्टार्ट करना और 30:2 रेशो में उसको कॉम्प्रेशन और वेंटिलेशन देना, ये उसका काम रहेगा. इन्फेंट में सेम चीज करना है आपको. अनरिस्पॉन्सिवनेस पहले देख लीजिएगा, चेक एयरवे ओपन कर लीजिएगा, ब्रीदिंग हमको चेक करना है लुक लिसन एंड फील LLF मेथड से. स्मॉल ब्रेथ्स हम लोग उसको देंगे, चेस्ट राइज हम लोग देखेंगे. इसके बाद में ब्रैंकियल पल्स हम लोगों को देखना है इन केस ऑफ इन्फेंट. पल्स अगर नहीं है 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन फॉलोड बाय 2 स्मॉल ब्रेथ्स, ये हमको देना है. आफ्टर 1 मिनट चेक पल्स, जैसे हम लोग कॉम्प्रेस कंटिन्यू कर रहे हैं 1 मिनट हुआ, उसके बाद में हमको पल्स चेक करना है. पल्स अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोगों को फिर से इस चीज को कंटिन्यू करना है. लेट अस सपोज हमारे पास में कोई है तो उसकी हेल्प लेकर हम लोग EMS को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं. बट इमीडिएटली व्हेन यू आर नॉट ऑब्जर्विंग पल्स, स्टार्ट गो फॉर CPR. सी फ्रेंड्स, जैसे इसके बाद में हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं. इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से CPR दिया जाता है. Now I am talking about artificial breathing, and you will say that whether if suppose that victim it is he is what suffering from this corona, then what should we do? We will discuss in question answer session. Friends, when you are giving CPR, please don't waste the time. Come in action immediately. Start for the CPR. Just go, check unresponsiveness, then call EMS, immediately start for cardiopulmonary resuscitation, that is जिसको हम लोग कहते हैं पुनर्जीवित करना. So thank you very much for your calm listening, and here this lecture on CPR it overs. Thank you so much participants, and whatever questions that we will discuss in question answer session,